प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन वगैरह तो आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ी है ऑलरेडी। इवेंट क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब हम डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं वो भी आप सब देख चुके हो। तो उसके अंदर हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? आपको एक किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इवेंट्स हैं वो कैसे होता है, एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट करता है। समझ आया? जैसे किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ इवेंट कर रहे हो, जैसे इवेंट में डिवाइड कर दिया, बहुत सारे इवेंट हैं। अब एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट पे इफेक्ट करता है, तो ऐसे केस में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए, जैसे मैं घर से यहाँ तक आ रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से आ सकता हूँ? 4 व्हीलर से आ सकता हूँ, 2 व्हीलर से, या फिर पाँव पैदल पैदल आ सकता हूँ। अब मेरे पाँव आने की चांसेस है वो 10% है, 2 व्हीलर से आने के चांसेस 70% है, और 4 व्हीलर तो बाई चांस कोई लिफ्ट दे 20%। ठीक है, कितने चांसेस हैं? अब अगर मैं 4 व्हीलर से आऊँ तो मेरे एक्सीडेंट होने के चांसेस 1%, 2 व्हीलर से आऊँ तो 3%, और पाँव आओ तो 0%। समझ में आया? अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि मेरे पैदल आ रहा हूँ और एक्सीडेंट होने के क्या चांसेस है, तो क्या आप वो चीज़ देखने जाओगे जब मैं कार से आ रहा हूँ, 4 व्हीलर से आ रहा हूँ? उस इवेंट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा है, मुझे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कब, जब मैं पैदल आ रहा हूँ। तो 2 व्हीलर से आ रहा हूँ उसका आपको कोई मीनिंग नहीं। तो समझ में आया? मतलब एक इवेंट का होना, एक्सीडेंट का होना, इफेक्ट इस पे पड़ रहा है कि मैं कैसे आ रहा हूँ उस इवेंट पे। अब उस इवेंट से मतलब जैसे मैं यहाँ तक आया हूँ, मेरा एक्सीडेंट होगा या नहीं, कितने % चांसेस, आप पहले ये चेक करोगे कि सर आप कैसे आए हो, उसके चांसेस कितने हैं, 4 व्हीलर से आने के चांसेस कितने हैं, तो हम बताएं आगे कि आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं। समझ में आया? तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एक इवेंट होगा तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। एक इवेंट पहले हो चुका और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, मतलब P ऑफ A बाय B। इसका मतलब है आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है A की, जबकि B है इवेंट पहले ही हो चुका है, ये ऑलरेडी अकर है, ये हो चुका है, और A की आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब A की प्रोबेबिलिटी के लिए आपको A इवेंट है, वो एलिमेंट कहाँ से लाओगे? ये सेट A है, ये सेट B है, ये A और B। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आपके लिए जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, सैंपल स्पेस है, वो पूरा का पूरा U ना होके क्या बनेगा? B, क्योंकि B हो चुका है, तभी आपको A पूछा है कि अगर B हो गया अब A बताओ। तो अब आपके लिए पूरा का पूरा सैंपल स्पेस टोटल क्या हो गया? B हो गया। पहले आप क्या लिखते थे? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे लिखते थे। सैंपल स्पेस के अंदर टोटल एलिमेंट्स इतने हैं और आपके फेवरेबल इतने हैं। अब इस टोटल की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा B, क्योंकि अब आपको सिर्फ B को देखना है, उस इवेंट को। ये हो गया है, अब आपसे ये पूछा है। और फेवरेबल कौन से होंगे? इस E के सारे नहीं, वो इवेंट जो B के साथ मैच कर रहे हैं, ये फेवरेबल। क्या ये काफी क्लियर हुई? तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये होता है इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि B ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहो, A इंटरसेक्शन B का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन B के होने की प्रोबेबिलिटी। ये NS टोटल कैंसिल हो जाता है, इसलिए आपको क्या मिलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B।
क्या ये बात समझ में आई? फिर से एक्सप्लेन करूं। P ऑफ A बाय B का मतलब A इंटरसेक्शन B, A और B कॉमन एलिमेंट, और P ऑफ B बाय A क्या होगा? B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, अब आपके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा? A, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? A हो चुका है, अब B बताओ कितना होगा। अगर A नहीं हुआ है तो फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये डिपेंडेंट है, दोनों इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ऑफ A बाय B है क्या हो देगी? P ऑफ A बाय B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A given that B has already occurred। ये होता है P ऑफ A बाय B का मीनिंग। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछता हूं P ऑफ S बाय A कितना होगा? कौन बताएगा? S का मतलब सैंपल स्पेस पूरा, S बाय A कितना होगा बता सकता है कोई? 1 हो जाएगा। अरे P हो जाएगा P ऑफ S इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A, और ये सबको पता है कि S और A का इंटरसेक्शन यही होता है। ये सेट A है, इसका मैं इस पूरे यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करो तो यही मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? P ऑफ A अपॉन P ऑफ A इक्वल टू 100% होगा। ठीक है, क्योंकि इवेंट A खुद ही सैंपल स्पेस के अंदर है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए A डैश बाय B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश बाय B कौन बताएगा कितनी होगी? A डैश बाय B B माइनस A इंटरसेक्शन B A डैश बाय B, तब इसको ऐसा लिखोगे P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B कौन P ऑफ B। A डैश मतलब A नहीं चाहिए और B चाहिए, इसका मतलब आप P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B है ना, ये आपको पता है ना। P ऑफ A डैश B मतलब आपको B चाहिए, A नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए तो उसमें से उसको कॉमन पार्ट को माइनस कर दो, B में से वो पार्ट हटा दो इसमें दोनों कॉमन, कौन P ऑफ B कितना होगा? 1 माइनस P ऑफ A बाय B लिख दूं क्या? क्या ये समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, इसको लिखिए। कुछ लोगों को नहीं भूल सकते कभी भी।
P ऑफ A यूनियन B क्या होता है ये P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये तो आपको ध्यान ही है। अगर आपसे पूछा जाए P ऑफ A यूनियन B बाय S या F लिखते हैं क्या होगा? P ऑफ A बाय F प्लस P ऑफ B बाय F माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय F। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट हो? ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो 11th क्लास में। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना, तो तीनों के साथ कंडीशनल होगी। इसके अंदर एक और कंडीशन, इफ A एंड B आर डिसजॉइंट। अर्षद बता बेटा, A और B डिसजॉइंट है तो P ऑफ A बाय B A यूनियन B बाय F कितना होगा? दूसरों की मत सुन, तो बता खुद कितना मत नहीं बता। डिसजॉइंट सेट का मतलब इसमें कॉमन पार्ट कुछ ना हो, तो ये तो जीरो हो जाएगा। बचा क्या? P ऑफ A बाय F प्लस P ऑफ B बाय F। हाँ B बाय F। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं और फिर अपने जेई वाले क्वेश्चन। एक P ऑफ A इक्वल टू 5/13, P ऑफ B इक्वल टू 7/13 and P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/13। देन आपको फाइंड करना है P ऑफ A बाय B कितना होगा एंड P ऑफ B बाय A कितना होगा। ये फाइंड करके बताइए भाई। हाँ P ऑफ A बाय B 2/7। ओके वेरी गुड, 2/7। P ऑफ B बाय A 2/5। नेक्स्ट विवेक बताओ ये क्या पूछ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है, तू बता मुझे। हाँ पढ़ ले, क्योंकि आपके बोर्ड का पार्ट भी है। ठीक है, इसमें जेई तो बहुत बाद में करवाऊंगा। बनी रहेगा। और किसी ने क्वेश्चन से क्या समझा? सर 2/3 आएगा। मैं पूछ रहा हूँ और क्या पूछा है? मतलब 3 और होंगे 1, 3 और 5 और प्राइम 3 और 5 तो प्रोबेबिलिटी मतलब ये पूछ रहा है ऐसा कि आपने रोल किया डाइस को, अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्राइम नंबर की, लेकिन कब? जब ऑड नंबर आ जाता है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। आपको अंदर पहले ही कंडीशन डाल दी कि आपको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप सीधा सा बता दोगे 1 to 6 कितने प्राइम नंबर होते हैं अपॉन टोटल। पर ये बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं है, प्राइम नंबर की तो बतानी है, लेकिन पहले ये कि वो ऑड नंबर होने चाहिए। ऑड नंबर के अंदर फिर प्राइम नंबर कितने हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो आपका एक सेट क्या हो जाएगा? अगर मैं P ऑफ A बाय B फाइंड करना चाहता हूँ
तो ए सेट क्या हुआ, एलिमेंट्स ऑफ प्राइम नंबर, और बी सेट क्या होगा, ऑड नंबर, और ये प्राइम नंबर। तो P ऑफ A बाय B होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। A इंटरसेक्शन B मतलब जो प्राइम नंबर भी हो और ऑड भी हो, 1 to 6 कितने होते हैं, प्राइम नंबर भी और ऑड नंबर भी, 1 से लेके 6 तक 2 3 और 5 4 होते हैं, 3 3 होते हैं, कौन कौन से, 2 3 और 5, तीन हुए, और टोटल 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। आपको बता दें जो ऑड भी है और प्राइम भी है, इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन, 2/6। अब ठीक है, अब टोटल बी है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 लिखो या 3/6, ये कैंसिल हुआ 2/3, मतलब आपके पास टोटल कितने ऑड नंबर है, 3, उसमें से प्राइम नंबर कितने हैं, तो 2/3 हुआ। वही तो बताना चाह रहा था कि सैंपल स्पेस है, अब आपके पास पूरा का पूरा ना होके अब आपके पास सैंपल स्पेस बन गया ये बी, ये वाला, क्योंकि अब इसमें से ही आपको निकालना है जो भी फाइंड करना है। क्या ये बात समझ में आई? अभी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लिखूंगा तो सॉल्व कर लोगे फटाफट। ये आपके एनसीईआरटी और बोर्ड में भी पूछा जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें जेईई का एग्जाम देना ही नहीं है, कोई बात नहीं, बोर्ड के लिए पढ़ लो, वो भी नहीं देना है तो भी कोई बात नहीं। हाँ, ये बताओ। Three fair points are tossed. Find the probability that the outcomes are all tails if at least one of the points shows a tail. If at least one of coin पहले तो मुझे ये क्वेश्चन समझाओ, सॉल्व तो ठीक है कर लेंगे, क्या पूछना चाह रहे थे, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन की समझ में नहीं आएगा कि पूछा क्या है तो आप सॉल्व क्या करोगे। लॉजिक बताओ सर। वो सारे आउटकम ले लेंगे जिसमें एक टेल आता हो। नहीं, ये क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाँ हर्षद, वेरी गुड, बता दो। हाँ, 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, ये पूछ रहा है, और कुछ है? ये कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करने की तीनों टेल हो, और कंडीशनल क्या गिवन है कि एटलीस्ट 1 टेल तो होना ही चाहिए, उसमें से 3 टेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। आपके पास आउटकम क्या है कि एटलीस्ट 1 टेल है, उसमें से तीनों टेल हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन हो गया। समझ में आया? अब फाइंड करके बताओ। हाँ वेरी गुड, ये समझने वाली बात है। देखो एक तरीका तो क्या होगा कि आप सबसे पहले पूरा एक्सपेरिमेंट बनाओगे 3 पॉइंट वाला, अब उसमें से उसकी ए और बी मतलब कॉमन वाला एटलीस्ट 1 और तीनों टेल, उसका कॉमन निकालोगे, 1 टेल वाले, 2 टेल वाले, 3 टेल वाले। अब उस वो तो हो गया टोटल, उसमें से 3 टेल वाले कितने, 1 ही है, अपन ये करोगे। दूसरा तरीका क्या, शॉर्टकट तरीका, आप उसको ही सैंपल स्पेस बना लो जिसमें तीनों टेल, ठीक है, और 2 टेल वाले कौन कौन से हो सकते हैं,
ये हो सकता है। अब वन टेल वाला, देखो अब आपका ये सैंपल स्पेस हो गया, समझ में आ रहा है, ये सैंपल स्पेस। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से क्या चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी, तीनों टेल, तो 1/7 हो गया। ये शॉर्टकट तरीका, बोर्ड में ऐसे नहीं लिखना, बोर्ड में प्रॉपर वे में आपको सेट ए क्या है वो बताना है, तीनों टेल वाला। सेट बी क्या है, एटलीस्ट वन टेल, तो आपको फाइंड करना है पी ऑफ ए बाय बी। इसके अंदर आप ये भी बताओगे ए इंटरसेक्शन बी कितना है, समझ में आ रहा है। जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है, ए सेट क्या है, बी सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फिर पी ऑफ ए बाय बी कैसे निकालेंगे, समझ में आया अच्छे से। जो कॉपी चेक कर रहा है अगर उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए, ऐसे लेके आओगे आप। बातें नहीं करो बेटा। ये करके बताइए इसमें। हाँ, अगर आप बोर्ड का एग्जाम के लिए लिख रहे हो तो सब लिखना पड़ेगा, यही में आप सोचो क्या लिखना है, आपको टाइम बचाना है बेटा। फिर से चेक कर, हाँ हाँ वो बता दो क्या नाम है, नाम क्या नाम क्या है, धवल। बोर्ड में कैसे लिखना वो बता दो पूरा। ओके ओके सब बता दो। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। सही बोल रहा है सर, वो डाइस तो सेम ही है, तो 5 प्रोबेबिलिटी मतलब 5 आउटकम ऐसा क्या डाइस। ऐसा क्वेश्चन है, टू बाय फाइव तो ये मुझे कौन बताएगा, सोच समझ के बताना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल बेटा समझाता हूँ, एक बार ये लिख देता हूँ, तब तक लोग ये सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बातें नहीं पीछे, मैं समझता हूँ पूरे इंडिया का भार तुम्हारे कंधों पे है। तुमको कितनी चिंता है?
तुम लोगों की मेहनत की बदौलत वैक्सीन आई है, टेंशन ना लो। फिर से कर सॉल्व। हाँ देखो ये वाला, हाँ एक मिनट आप लोग ट्राई करो इसको, मैं ये सॉल्व करता हूँ। आपको क्या पूछा है कि सम है वो 8 होना चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट 3 होना चाहिए। तो ए सेट क्या बनेगा, इस सेट के अंदर एटलीस्ट 3, बी सेट क्या बनेगा बताओ, सम है वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, सम हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। 2 डाई को थ्रो किया तो उनके ऊपर जो भी नंबर आ रहा है उनका सम है वो 8 हो जाएगा। अब टी ऑफ ए बाय बी, ठीक है, कितना होगा, टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और टी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जिसमें 3 भी आए और सम भी 8 हो, ऐसे कितने होंगे पता चलिए। 2 डाई थ्रो किया है, उनके ऊपर जो नंबर है उनका सम है वो 8 भी होना चाहिए और उसमें कम से कम एक में 3 भी होना चाहिए। 2 होंगे, 3 5 और 5 3 2 अपॉन टोटल नंबर 8 आने चाहिए, तो सम 8 होना चाहिए। ऐसे कितने सोच के देख, 2 6 6 2 होता है, 3 5 5 3 4 4 कितने हुए 5 2 बाय 5। क्या ये समझ में आया, क्या आएगा, वेरी गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ ये समझा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा आपका 2/36 और ये हो जाएगा 5/36, ये कैंसिल हुआ 2/5, समझ आया, 5 वाला। हाँ सम है वो 8 आना चाहिए, कैसे आ सकता है, 6 2 2 6 3 5 5 3 4 4। और कोई है बता, इसके अलावा सम 8 आ जाए, ऐसा और कोई कंडीशन है, 1 7 तो हो नहीं सकता है ना, 8 0 भी नहीं हो सकता। हाँ तुम लोगों ने काफी आगे तक सोच लिया। ये वाला बताओ,
ये रब करो। हाँ बताओ बस। 2/3 वेरी गुड। बस सेकंड बताओ। वेरी गुड। क्या नाम है? 2/3 एंड 1/3 तो बता। एक्स इंटू सेक्शन वाई कितना और एक्स और वाई दोनों को प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट इसकी वैल्यू दोनों को प्रोडक्ट इक्वल है। हाँ हाँ वेरी गुड। फर्स्ट 2/3 एंड सेकंड 1/3। आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझ आ रहा है? एक और क्वेश्चन करके बता दो। ये सोच समझ के बताना। आपको क्या पूछा है? हाँ 1 से 9 तक इंटीजर है। 5/16 एक बार फिर से सोच, मिस्टेक कर रहा है। हाँ
दोनों का सम इवन होना चाहिए और कंडीशन है कि वो और होना चाहिए, वो और होना चाहिए, दोनों और होने चाहिए। हाँ ये कंडीशन। वेरी गुड। अब बताओ। सैंपल स्पेस में 1 1 प्लस b 1 सैंपल स्पेस देखना क्या लिखा है आपको। 1 से 9 तक दो इंटीजर चाहिए तो 1 1 तो आ नहीं सकता। 1 से 9 तक दो बार 1 का है। 10/16 वेरिएबल केस बताओ। ए सेट क्या होगा बता सकता है कोई? सेट ए 5c2 + 4c2 फोर्थ नंबर है वो ऑड है और बी क्या होगा? सम है वो इवन, दोनों का सम इवन। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये बात समझ में आई? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या उसको सुने। मतलब दोनों ऑड होने चाहिए, उनका सम भी इवन होने चाहिए। तो आपको पता है कि दो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है, ठीक है। अब आपके पास 1 से टोटल 9 है, उसमें से कितने हैं ऑड नंबर? 5 है। अब 5 में से आपको कोई भी दो सिलेक्ट करने। 5c2 कौन? 5c2 + 4c2 वेरी गुड। 5c2 + 4c2। क्या ये बात समझ में आ रही है? 5c2 + 4c2 क्यों लिखा? तो इवन टोटल का भी इवन होगा। चलो रुको। 5c2 अपॉन 9c2 लिख देता हूँ अपॉन 5c2 + 4c2 अपॉन 9c2। अब ये क्या कहानी है इसको समझे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों ऑड भी होने चाहिए, उसका सम है वो इवन होना चाहिए। तो ये तो एक ही बात हुई, दो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है। तो 9 में से टोटल कितने हैं? 5 ऑड नंबर है। 5 में से आपने 2 सिलेक्ट कर लिए और टोटल कितने हैं 1 से लेके 9 तक, उसमें से आपको 2 चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, बी क्या बोल रहा है? दोनों का सम इवन होना चाहिए। दो डिजिट का दो नंबर का सम इवन कब होता है? या तो दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन। दोनों ऑड होंगे तो भी सम इवन हो जाएगा और दोनों इवन होंगे तो भी। एक ऑड और एक इवन होगा तो कभी भी इवन नहीं है। तो आपके पास टोटल 5 का ऑड है, उसमें से 2 सिलेक्ट कर लो। और क्या हो सकता है? 4 इवन है, उसमें से 2 सिलेक्ट कर लो, सब इवन हो गया। और टोटल 9c2। अभी 9c2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, हम टोटल तो इसको ही मानते हैं, ठीक है। तो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 5c2 अपन ये लिख सकते हैं। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ये लिख लेना, समझ गए? क्योंकि आपकी कॉपी जो चेक करेगा उसने जेईई की प्रिपरेशन नहीं करी है, ठीक है, इसलिए उसको आइडिया नहीं, इसलिए तो बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे हैं। सही है पूर्वेंद्र? हाँ ये समझाना बाकी रहेगा। इंग्लिश वाला कितना है जल्दी बता। 3 ऑफ h इंग्लिश 3/10 और हिंदी वाला 15/100 मतलब कितना 3/20 और t ऑफ e इंटरसेक्शन है 1/10 10/100 1/10। ठीक है, अब क्या पूछे इंग्लिश? हमको पहले से क्या पता है? दो नंबर तो p ऑफ h बाय e बाय h ये पूछा है, ध्यान से देखो। 1/3 आएगा। ऑलरेडी क्या है? हिंदी है, हमको चाहिए किसका? इंग्लिश का। t ऑफ e बाय h, तो t ऑफ e इंटरसेक्शन है अपॉन p ऑफ h और p ऑफ h वैल्यू आपकी सामने है सर। एक और क्वेश्चन कीजिए। हाँ ये वाला थोड़ा सा दिमाग लगा, ज़्यादा नहीं। If two events A and B
such that P of A dash 0.3, P of B 0.5 and P of A intersection B 0.3, then आपसे पूछा क्या है, then find P of B by A union B dash। चलिए ये बताइए। हाँ वो तो जाएगा ही ना। P of A dash आपको गिवन ध्यान देना। P of A dash गिवन है, P of B गिवन है, A intersection B गिवन है और फाइंड करना B by A union B whole dash, A union B dash whole dash B का dash। नहीं बाय नहीं और नहीं थोड़ी सी मिस्टेक और 3/7 नहीं फाइंड तो कर लेते हैं। वेरी गुड।
हाँ इसको देखें, किसी को डाउट है इसमें? हाँ देखें, सबसे पहले तो आपको गिवन है उससे ये फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको डिनोमिनेटर में चाहिए। पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश और ए यूनियन बी डैश इक्वल टू क्या होगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए प्लस क्या आएगा? पी ऑफ बी डैश माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। इतनी चीजें तो आपको पता है। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा? 0.7 0.7 7/10 लिख देता हूँ। पी ऑफ बी डैश कितना होगा? 5/10 2/10 5/10 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए चाहिए बी नहीं, तो ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब आपको ए चाहिए और बी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो तो ओनली ए बचेगा। अब आपके पास वैल्यूज है उसको देखिए, 7/10 प्लस 5/10 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ ए आ जाएगा 7/10 प्लस ए इंटरसेक्शन बी 3/10। अब ये कितना होगा? 8/10 हुआ। अब इसको देखें, पी ऑफ बी अपॉन ए यूनियन बी डैश, ये होता है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। ये तो आपको पता ही है। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ए यूनियन बी डैश। अब इसकी वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। इसकी वैल्यू देखें क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए आएगा, बी इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन हो जाएगा यूनियन पी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी डैश और पी ऑफ ए यूनियन बी डैश। अब बी इंटरसेक्शन बी डैश में क्या आता है? 0। एक भी एलिमेंट नहीं होते, तो ये हो गया 0। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ए इंटरसेक्शन बी की 3/10 अपॉन ए यूनियन बी डैश की 8/10 कितना हुआ? 3/8। किसी को डाउट हो तो पूछिए। 9/17 नहीं, फिर चेक कर सोच के देख अच्छे से। 42/45 0.2/45 9/8 तूने कितने बोला था? 9/20 तुझे क्या लगा था? ये ऑप्शन दिए होते तो रॉन्ग ऑप्शन तो सीधा करेक्ट होता। देखो तो सही क्या पूछा, क्या गिवन आपको, क्या पूछा है? ग्रेड 1 चाहिए ऐसे स्टूडेंट, ठीक है। और ऑलरेडी क्या गिवन है आपको? अब देखो, सबसे पहले तो 60% है वो क्या है? बॉयज, ठीक है, बॉयज। तो पी ऑफ बी लिख देता हूँ। पी ऑफ बी क्या आएगा? 60%, ठीक है। 60 लैम्डा लिख दूँ? 9/26 9/20। और गर्ल्स कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ बॉयज, और नंबर ऑफ गर्ल्स 40 लैम्डा। लैम्डा क्या बता रहा है? जितने भी टोटल है उसका 60%, और ये डिवाइड बाय 100 है वो भी लैम्डा में चला गया, ठीक है। ये अब मुझे बताओ 40% ऑफ बॉयज ग्रेड 1 वाले बॉयज कितने? नंबर ऑफ बॉयज विद ग्रेड 1 G1 कितना होंगे? टोटल बॉयज है उसका 40%, कितना हुआ? 24 लैम्डा। 24 लैम्डा हुआ। 24 लैम्डा। कितने बॉयज हैं जिनका ग्रेड 1, और गर्ल्स का ग्रेड 1 गर्ल्स का कितना आएगा?
45% और किसका 40 का कितना होगा? एटीन लैम्बडा होगा, 18 लैम्बडा होगा ना। 40 का 45% 18 लैम्बडा, ये 18 लैम्बडा। अब आपसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी 18। अब अपन डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से करते हैं। क्या चाहिए देखो फिर से, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट योर ग्रेड 1 इट इज नोन दैट द स्टूडेंट इज गर्ल, कितने आ जाएगी? गर्ल के ग्रेड 1 की प्रोबेबिलिटी 18 लैम्बडा अपॉन 18 लैम्बडा प्लस 24 है। क्या ये बात समझ में आई? गर्ल के ग्रेड 1 आने की प्रोबेबिलिटी, ये टोटल ग्रेड 1 वाले इतने बचे, उसमें से गर्ल्स की ग्रेड 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्या ये समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है किसी को किसी तरह का? टोटल बच्चे कौन से होंगे जिनका ग्रेड 1 आया है, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, और फेवरेबल केस कौन से होंगे जिसमें गर्ल्स का ग्रेड 1 आया? ये फेवरेबल गर्ल्स का ग्रेड 1, और ये टोटल ग्रेड 1 वाले जिसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। कितने हुई प्रोबेबिलिटी बताओ? 18 अपॉन 18 प्लस 24 कितना हुआ? 42। सबका सम करो तो 42 कैंसिल करो, 6 से होगा 3/7 प्रोबेबिलिटी है। 16 18 की जगह 45 इंटू 40 का 45 का वो तो आ गया 60, 40 तो बॉयज का वो आ गया, 60 का 40। 45 का 40 हाँ एक ही मान 40 का 45% में 45 इंटू 40 पर 100 कितना होता है? वही पहले मैंने 40 मल्टीप्लाई किया था। मैं वही करा, तू इधर ध्यान दे, तू उधर उधर झांकता रहता है इसलिए गड़बड़ हो जाती है। कौन बीच में आ रहा है मेरे? अब रास्ता साफ, कोई बीच में नहीं। देखो अब ये करके बताओ जल्दी से। बहुत ही सिंपल लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आईडी का। फेयर टाइप is 4 probability that the first time four fluid ice D1, D2, D3, D4 each having 6 acid number 1, 2, 3, 4, 5, 6 are stored simultaneously. The probability that D4 the number on one of
1 of D1 D2 D3 इज व्हाट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या पूछा है। D4 पे जो नंबर आएगा वो D1 D2 D3 में किसी में एक में होना चाहिए, दो में होना चाहिए, तीन में होना चाहिए, कहीं भी होना। अब देखिए जब इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है कि एटलीस्ट 1 में होना चाहिए कॉमन नंबर, तो हम क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, उसमें से एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। किसकी? कि D4 है वो D1 D2 D3 तीनों से डिफरेंट है। अब डिफरेंट वाले में माइनस कर दूँ तो पीछे क्या बचेगा? जिसमें एक कॉमन हो, दो में कॉमन हो, तीन में कॉमन हो, सब में कॉमन वो आ जाएगा। तब मैं 1 में से उसको माइनस कर देता हूँ जिसमें D4 है वो किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा। क्या ये बात समझ में आ रही है? D4 पे जो नंबर आया वो D1 D2 D3 इनमें से किसी पे भी नहीं है, उसको 1 में से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी? जिसमें D4 पे है वो इन तीनों में से किसी न किसी पे आया। अब आपको डिफरेंट चाहिए तो टोटल केस कितने हैं? 6, उसमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर लो, है ना। 6 में से कोई एक ही आएगा, जैसे मान लो 6 C1, कोई भी एक आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। अब बाकी तीनों पे क्या चाहिए? ये नहीं चाहिए, इससे डिफरेंट। तो तीनों के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? 5, 5 और 5, ये तीनों के पास ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आई? इसके पास एक ऑप्शन है 6 में से कोई भी एक उठा, ठीक है, 6 ऑप्शन है, इनके पास 5 5 है कि जो यहाँ आएगा वो इन तीनों में से नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है। और टोटल कितना? 6 की पावर 4। क्या ये बात समझ में आई? नहीं, 6C1 का मतलब 6 5 5 5 और 6 की पावर 4, उसको 1 में से माइनस कर दो, ठीक है, 191। चलिए अभी इतना ही, कल पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन थियरम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देखो आप लोगों का अभी जो एग्जाम होगा ना संडे या मंडे जल्दी होगा, एग्जाम के बाद थोड़े देर रुक जाना, भागना मत, क्योंकि आपके जो भी 2-3 एग्जाम हुए हैं उसका एनालिसिस किया है पर स्टूडेंट का, तो कुछ चीज़ें आपको बतानी है हर एक बच्चे को कि आपको कैसे जाना, आपको कैसे जाना, आपको कैसे, ठीक है। तो जस्ट एग्जाम के बाद आधे घंटे रुक जाना मंडे को, एग्जाम जरूर देना सब, संडे या मंडे। संडे को रखा है पर हो सकता है संडे अगर मैनेज नहीं होगा मंडे को है, हाँ, तो मंडे को एग्जाम देने के बाद रुक जाना, ठीक है। आप सबको कुछ ना कुछ बताना है, क्योंकि आप सब लोग ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 24% है।